आज का दिन शाह हाउस में उत्सव की तरह जगमगा रहा था। रंगोली की खुशबू, दियों की रोशनी और मिठाइयों की महक पूरे घर को भर रही थी। अनुपमा ने सुबह से ही सब कुछ सजा रखा था, लेकिन इस बार दिवाली कुछ अलग थी। कोठारी परिवार शाह हाउस आया हुआ था और माहौल पहले से ज्यादा रौनक भरा लग रहा था। मोटी बा जब अंदर आईं तो उनके चेहरे पर वही पुरानी तेजस्वी मुस्कान थी। उन्होंने अनुपमा की ओर देखा और बोली, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी सबको आशीर्वाद नहीं देती, भले ही सब लोग पूजा करें। जिन पर उनका सच्चा आशीर्वाद होता है उन्हें बड़ा दिल रखना पड़ता है। सभी ने उनके शब्दों पर ध्यान दिया। मोटी बा आगे बढ़ी और बोली, हम आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आए हैं जो शायद आपको बड़े लगें। अनुपमा ने झुककर उनके पैर छुए और मुस्कुराई। शाह परिवार को उन्होंने गिफ्ट्स दिए और कहा, हम सबको लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद मिले। तभी राही और अनुपमा एक दूसरे की ओर देखती हैं। कुछ पल की चुप्पी के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। प्रेम की आंखों में खुशी छलक उठती है। वह कहता है, आप दोनों को एक साथ देखने के लिए तो हम सब तरस गए थे। राजा मजाक करते हुए बोलता है, जल्दी फोटो ले लो वरना थोड़ी देर में दोनों फिर लड़ने लगेंगी तो फोटो का मौका निकल जाएगा। सब हंस पड़ते हैं। अनुपमा भी मुस्कुराती हुई कहती है, अब कभी नहीं लड़ाई होगी। राही तुरंत सहमत होती है और दोनों फिर से गले लग जाती हैं। प्रेम कहता है, अब तो परिवार पूरा हो गया। सब लोग ताली बजाते हैं और परिवार की एक प्यारी सी तस्वीर खिंचवाई जाती है। इसके बाद घर में हल्की फुल्की बातें और ठहाकों का दौर चलता है। अनुपमा हर किसी से मिलती है, सबको मिठाई खिलाती है। वह माही की तारीफ करती है कि वह कितनी समझदार और शालीन हो गई है। तभी मोटी बा अनुपमा से हंसते हुए कहती हैं, पहले तुम पटाखा थीं, अब तो चक्री बन गई हो। कभी यहाँ घूमती हो, कभी वहाँ। अनुपमा जवाब देती है, और आप तो रॉकेट हो जो हर बात को आसमान तक पहुँचा देती हो। सब जोर से हंस पड़ते हैं। इसी बीच ईशानी राजा का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती दिखती है। वह बार बार उसके सामने से गुजरती है, पर राजा हंसकर नजरें हटा लेता है। दूसरी तरफ माही गौतम को ढूंढ रही होती है, जबकि मीता चुपचाप यह सब देखती है और समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है। थोड़ी देर बाद अनुपमा पराग के पास जाती है और कहती है, आपका बहुत धन्यवाद। मेरी गैरहाजिरी में आपने दोनों परिवारों का ख्याल रखा और भारती के ऑपरेशन में जो आपने मदद की उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। पराग मुस्कुराकर कहता है, यह मेरा फर्ज था अनुपमा जी। तभी मोटी बा बीच में बोल पड़ती हैं, आप इतने लंबे समय तक गई थीं तो किसी न किसी को तो संभालना ही था, लेकिन बिना जिम्मेदारी के आपका मन कैसे लग जाता है। लीला भी मौका देखकर बोलती है, आपके इतने बड़े घर में कोई रिश्तेदार क्यों नहीं आता? लगता है सबने दूरी बना ली है। माहौल अचानक थोड़ा असहज हो जाता है। अनुपमा संभलते हुए कहती है, सब ठीक हो जाएगा लीला काकी। आज का दिन शुभ है, किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तभी गौतम के आने से माहौल एकदम बदल जाता है। दरवाजे पर उसकी एंट्री होते ही सब चौंक जाते हैं। लीला ताना मारती है, क्या आप लोग इस रावण को जलाना भूल गए थे? जसप्रीत कहती है, मैंने तो अनुपमा को बता दिया था कि गौतम कोठारी हाउस में है, लेकिन यह नहीं पता था कि यह यहाँ भी चला आएगा। अनुपमा कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर सबको बैठने का इशारा करती है। मोटी बा स्थिति संभालते हुए कहती हैं, प्रेम ने बाबूजी का बहुत ख्याल रखा। काश अंश भी ऐसा होता तो प्रेम को यहाँ आना नहीं पड़ता। प्रेम थोड़ा झिझक जाता है, लेकिन मुस्कुरा देता है। मोटी बा आगे कहती हैं, गौतम जी ने तो बिजनेस में चमत्कार कर दिया है। उनके आने के बाद सब कुछ संभल गया। अनिल बीच में बोल पड़ता है, चमत्कार तो इन्होंने कर दिया, लेकिन अपने बिजनेस में क्यों नहीं कर पाए? सबकी नजरें गौतम की ओर चली जाती हैं। गौतम संयम से जवाब देता है, यह सब अंश की मदद से हुआ है। मैं और अंश पापा के दो हाथ हैं। यह सुनकर लीला व्यंग्य से कहती है, तो आप अपना एक हाथ काट दीजिए। मोटी बा नाराज होकर कहती हैं, बस भी कीजिए लीला, आज का दिन झगड़े का नहीं है। अनुपमा तुरंत माहौल को हल्का करते हुए कहती है, आज दिवाली है तो हम सब सिर्फ अच्छी बातें करेंगे,
सब धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद किचन में राही अनुपमा के पास आती है। वह झिझकते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, गौतम के आने से आपकी दिवाली खराब हो गई। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, गुस्सा तो आता है राही, लेकिन हमें यही सिखाया गया है कि त्योहार के दिन दुश्मन को भी मेहमान की तरह देखना चाहिए। मैं किसी के लिए अपनी दिवाली खराब नहीं करूंगी। राही उसकी बात सुनकर थोड़ा सहज हो जाती है और वहां रखे लड्डू उठाकर खाने लगती है। अनुपमा हंसते हुए कहती है, राही वो लड्डू नहीं मोमबत्ती है। राही चौंक जाती है और तुरंत उसे नीचे रख देती है। अनुपमा हंसते हुए बताती है, एक बार अनुज ने इसे सच में लड्डू समझकर खा लिया था। राही भी हंसने लगती है और कहती है, माँ आपसे सुनकर हर चीज प्यारी लगती है। धीरे धीरे दिवाली की शाम ढलती है। घर के आंगन में दिए जलने लगते हैं, बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और सबके चेहरे पर संतोष झलकता है। अनुपमा मन ही मन सोचती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, जब परिवार साथ हो तो हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। और यही दिवाली का असली अर्थ है, रोशनी सिर्फ घर की नहीं, दिलों की होनी चाहिए। रात की दिवाली की जगमगाहट के बीच अनुपमा और राही एक कोने में बैठी थीं। दियों की रोशनी उनके चेहरों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे बीते वक्त की यादें फिर से जीवंत हो रही हों। राही ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं भी उन्हीं पर गई हूं, अपने पापा की तरह। अनुपमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में नमी थी। उसने धीरे से कहा कि अनुज को तो मिठाई बहुत पसंद थी। राही ने जिज्ञासा से पूछा कि आपकी उनके साथ पहली दिवाली कैसी थी। अनुपमा की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी पुराने सपने को फिर से देख लिया हो। उसने बताया कि पहली दिवाली पर अनुज ने पूरे शाह परिवार के सामने सबको चौंका दिया था जब उसने खुलकर कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। राही ने भावुक होकर कहा कि मेरे पापा तो सबसे बेस्ट थे। अनुपमा ने सिर हिलाकर हामी भरी और कहा कि हाँ, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। वह अब भी दूर रहकर भी पास हैं। ऐसा लगता है कि वह हर पल मेरे आसपास हैं। राही ने भी सहमति जताई और कहा कि मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं और उस आलिंगन में एक मां बेटी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। उधर माही गौतम के पास जाकर माफी मांगती है। वह कहती है कि सब आपको बेवजह ताने दे रहे हैं, लेकिन आप शांत रहिए। गौतम मुस्कुराकर कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने शायद कुछ काम ऐसे किए हैं कि लोग बातें बना रहे हैं। माही उसे समझाती है कि आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह अपनी गलती मान नहीं लेता। मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। गौतम उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है। उसी वक्त दूसरी ओर परी खिड़की से राजा को देख रही होती है। किंजल उसे नोटिस करती है और पूछती है कि दिवाली जैसे दिन तुम इतनी उदास क्यों हो। परी मुस्कुराकर कोई बहाना बना देती है। किंजल को शक होता है और वह धीरे से पूछती है कि तुम्हारे और राजा के बीच कुछ हुआ है क्या। परी जल्दी से मना करती है, लेकिन उसके चेहरे की झिझक सब कुछ बयां कर देती है। वहीं हॉल में पराग खुश होकर घोषणा करता है कि कल गुजराती नव वर्ष है और इसलिए सबको हमारे घर आना है। लीला तुरंत मना कर देती है। मोटीबा कारण पूछती हैं तो राही बताती है कि कल मम्मी मुंबई वापस जा रही हैं। यह सुनकर सभी के चेहरों पर हैरानी छा जाती है, लेकिन मोटीबा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि अगर टिकट नहीं बनी तो हम बनवा देंगे। पराग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोटीबा की बातों में ठहराव और अनुभव झलकता है। वह कहती हैं कि अब जब सारी यात्राएं पूरी हो चुकी हैं, तो हमारे घर की बहुएं अब घर गृहस्थी संभालेंगी। पहले घर की औरतें संसार को संभालती थीं, लेकिन अब संसार घर में ही उलझ गया है। अब सब कुछ फिर पहले जैसा होगा, औरतें घर को संभालेंगी, मर्द बाहर की जिम्मेदारियां। अनुपमा यह सुनकर हैरान रह जाती है। मोटीबा आगे कहती हैं कि आप अपनी बेटी की चिंता मत करना, उसका ध्यान रखने के लिए हम सब हैं। आप बिना चिंता के जाइए और वहीं रहिए, क्योंकि दूरी से तो प्यार बढ़ता है।
इतने में देविका दरवाजे पर आती है। उसे देखकर अनुपमा की आंखों में चमक आ जाती है। वह दौड़कर देविका को गले लगाती है। देविका कहती है कि अब तो तुम भी अपने परिवार से दूर जाकर खुद को समय दो। अनुपमा मुस्कुराती है और देविका सबको दिवाली की शुभकामनाएं देती है। वह मजाक में मोटीबा से कहती है कि आप तो सबको दूर भेजने की बात कर रही थीं, तो बताइए आपकी कहाँ की टिकट बनाऊं? सब हंस पड़ते हैं। मोटीबा झेमपती हुई कहती है कि वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। देविका मुस्कुराकर कहती है कि कभी कभी अपनी कही बात वापस लौट आती है, इसलिए सोच समझकर बोला करो। माहौल एक बार फिर हंसी और खुशियों से भर जाता है। थोड़ी देर बाद देविका जया को बुलाती है। जया दौड़ती हुई आती है और अनुपमा से मिलती है। अनुपमा उसे देखकर खुश हो जाती है। देविका बताती है कि उसने जया को गोद लेने का फैसला कर लिया है। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। राही कहती है कि जया को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। देविका, राही और अनुपमा एक दूसरे को गले लगाती हैं। उसी वक्त बाबूजी कहते हैं कि अब पार्टी शुरू करो। संगीत बजता है और अनुपमा राही के साथ नाचने लगती है। धीरे धीरे सभी शामिल हो जाते हैं। माही और गौतम एक साथ नाचते हैं। पराग ख्याति के साथ थिरकता है। हर तरफ रोशनी और मुस्कानें बिखर जाती हैं। प्रेम मोबाइल से वीडियो बना रहा होता है, तभी उसे कुछ संदेश आते हैं और वह चैट करने लगता है। अनुपमा देविका को देखती है और पूछती है कि तुम ठीक हो ना? देविका सिर हिलाकर कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो माहौल थोड़ा उदास था। सब ठीक है ना? अनुपमा धीरे से कहती है कि हाँ, अब सब ठीक है। मैं मुंबई जा रही हूँ ताकि अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। देविका उसके निर्णय से सहमत होती है और कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम खुद के बारे में सोचो। इधर ईशानी राजा और परी को ध्यान से देखती है और कुछ सोच में पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रार्थना माही को गौतम से बात करते देखती है। वह अंश से कहती है कि देखो माही गौतम से कितनी खुश होकर बातें कर रही है। अंश थोड़ा चिढ़कर कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है, और नाराज होकर चला जाता है। प्रेम को अचानक कॉल आता है और वह भी वहां से निकल जाता है। राही प्रेम को जाते देख सोच में डूब जाती है। उसी बीच अनुपमा अकेली खड़ी होकर सोचती है कि अब सब कुछ संभल गया है, अब कल से उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। तभी बैकग्राउंड में पटाखे फूटते हैं और एक नई रोशनी फैल जाती है। अगले दिन गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू होती हैं। माही गौतम के करीब जाने की कोशिश करती है और अनुपमा यह सब देखती रह जाती है। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि अब तुम निडर होकर मुंबई जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। अनुपमा जवाब देती है कि जब बच्चों को माँ की जरूरत होगी तो माँ को वापस आना ही पड़ेगा। तभी अनुपमा की नजर माही और गौतम पर पड़ती है। दोनों की नजदीकियां देखकर वह चौंक जाती है। तभी प्रार्थना पास आकर धीरे से कहती है कि माही गौतम के जाल में फंस चुकी है। अब सिर्फ आप ही उसे बचा सकती हैं। अनुपमा का चेहरा सख्त हो जाता है। वह समझ जाती है कि उसका नया सफर शुरू होने से पहले एक और जिम्मेदारी उसका इंतजार कर रही है। दिवाली की रात खत्म हो चुकी थी, लेकिन अनुपमा की जिंदगी की असली कहानी अब शुरू होने वाली थी।